नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मेडिसिन के बारे में जो किडनी फेलियर पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और इसके लिए हम सहायता लेने वाले हैं एक डिस्चार्ज समरी जो कि है सीएमसी वेल्लोर हॉस्पिटल की। और जो लोग सीएमसी वेल्लोर को नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, सीएमसी वेल्लोर इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल भी है और एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है। तो इस पेशेंट की डिस्चार्ज समरी से हम क्या सीखने वाले हैं अब आपको पता लगेगा। अब आपकी स्क्रीन पे डिस्चार्ज समरी है। अब हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है जो कि किडनी फेलियर पेशेंट को फॉलो करनी होती है। इस इंस्ट्रक्शन में अगर हम डीप जाके देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये वाली मेडिसिन मत खाओ, वो वाली मेडिसिन मत खाओ। इसके लिए मैं इसका जो सैंपल है, इसका एक जो कॉपी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे खुद ब खुद स्टडी भी कर सकते हो और मैंने भी इसको नेट से ही निकाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारे टाइप के पेन किलर्स बना है जिनको हम NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अक्सर इनको हम दर्द के लिए ले रहे हैं, कभी दांत में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी कभी कमर में दर्द है। तो अक्सर हम जब बीमार नहीं होते तो हम दर्द का इलाज दर्द की गोलियों से करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। अगर आपकी किडनी खराब हो रही है और आप दर्द की गोली किसी भी रीज़न से खा रहे हो तो आपकी किडनी के खराब होने के चांसेस, स्पीड से खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारी पेन किलर्स होते हैं ये नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं और इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इसमें डाइक्लोफेनेक आता है, इसमें नीमोसिलेट आता है जो बहुत कॉमनली खाई जाती थी, अब नहीं खाई जाती बट पहले बहुत ज़्यादा कॉमनली नीमोसिलेट खाई जाती थी जिसे हम हरे पत्ते वाली गोली भी कहते थे। डाइक्लोफेनेक को हम पीले पत्ते वाली गोली भी कहते हैं। तो गाँव के लोग इसे कैसे जानते हैं? पीले पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली, ये वही दो मेजर मेडिसिन हैं। इसमें अगर हम और नीचे जाएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी मेडिसिन मिलेंगी जो कभी आप पेट दर्द में ले रहे हैं, कभी आप सिर दर्द में ले रहे हैं, कभी दांत दर्द में ले रहे हैं। बट ये सारी की सारी मेडिसिन नेफ्रोटॉक्सिक है। अगर आप कोई मेडिसिन दर्द की खाते हैं, यहाँ से आप मैच कर लीजिए, ये मेडिसिन आपने अवॉइड करनी है अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट हैं तो। और अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, इन मेडिसिन से आपने थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। 2-4 दिन ठीक है, बट अगर आप इसे महीना महीना खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अब सिर्फ पेन किलर नहीं होते जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, पेन किलर के साथ साथ नुकसान पहुंचाते हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती है, बट एक नॉर्मल लेमैन के लिए इसे याद रखना बहुत इम्पॉसिबल होता है। डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है बट एक लेमैन के लिए तो और मुश्किल होता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमेशा याद रखो, वो है कि कोई भी अगर एंटीबायोटिक सिन पे खत्म हो रहा है, CIN पे खत्म हो रहा है, तो आपने उससे बचना है। ठीक है। अब जैसे अंबिका माइसिन, टोब्रामाइसिन, जितने भी माइसिन पे, सिन पे खत्म हो रहे हैं, सिन मतलब अगर हम SIN कर देंगे तो वो पाप होता है और एंटीबायोटिक में CIN कर दें तो वो भी पाप ही है। तो आपने इससे बचना है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको सारे के सारे एंटीबायोटिक जिनके पीछे सिन खत्म हो रहा है उनसे आप बचेंगे। दूसरा ध्यान आपने क्या रखना है कि जब भी हमें कोई परेशानी हो रही है, मान लो फीवर है, दर्द है, पस पड़ गई कहीं पे, कुछ भी हो रहा है जहाँ पर हमें एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत है, तो आपने केमिस्ट पे जाकर अपने आप एंटीबायोटिक लेके नहीं खानी। उसको आपने ये नहीं सोचना कि मैंने केमिस्ट को बोल दिया था कि मुझे किडनी की दिक्कत है, उसने मुझे जो दवाई दी मैंने वो खा ली, मेरी क्या गलती है? आपकी ही गलती है। आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, आपने अपनी पूरी बीमारी के बारे में बताना है कि आपकी किडनी खराब हो रही है, आपके हो सकते हैं वो टेस्ट करवाए, क्रिएटिनिन लेवल पूछे, यूरिया लेवल पूछे और उसके हिसाब से आपको वो किसी टाइप का एंटीबायोटिक या पेन किलर दे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक, पेन किलर इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं और इन्हीं की वजह से किडनी फेलियर की दिक्कत आपको इंडिया में किसी और कंट्री के कंपैरेटिव में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ड्रग्स का ओवर यूज़ करते हैं, ओवरडोज करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब भी हम पेन किलर लें, एंटीबायोटिक लें, थोड़ी सावधानी के साथ लें। अब सिर्फ पेन किलर और एंटीबायोटिक से किडनी पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें स्पेशल इंक का यूज़ करना पड़ रहा होता है और वो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे DTPA रीनल स्कैन। अरे DTPA रीनल स्कैन तो मैंने करवा रखा है, अक्सर कोई सोचेगा। क्यों? क्योंकि ये GFR को टेस्ट करता है कि लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है। पर आपको ये याद नहीं होगा कि आप जब DTPA रीनल स्कैन के लिए करने गए थे तो आपके ब्लड में एक इंक डाली गई थी। ये जो इंक थी ये रेडियो आइसोटोप थी आयोडीन की। इसको हमने मशीन में ऊपर से देखा था कि वो आपकी किडनी में कहाँ कहाँ तक गई और कितनी देर में वो आपकी बॉडी से बाहर निकली। तो ये टेस्ट है DTP रीनल स्कैन, जो किडनी के बारे में बताता है कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को DTP रीनल स्कैन से बचना चाहिए। क्योंकि पेशेंट कहता है अरे कोई डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब मैंने अभी करवाया, मैं 2 महीने बाद दोबारा करवा लूँगा। DTP रीनल स्कैन 6 महीने से पहले कोई डॉक्टर लिखता भी नहीं है।
ठीक है, बिना लिखे कोई लैब इसका टेस्ट नहीं करता, बट पेशेंट इतना एक्साइटेड होता है कि कहता है मैं खुद करवा लूँगा। अरे नहीं, आपने बिल्कुल नहीं करवाना। अगर जैसे आप बार-बार करवाओगे, एक सही किडनी भी खराब हो जाएगी और एक खराब किडनी में और बार-बार टेस्ट करवाओगे तो पूरी हाथ से चली जाएगी। तो इससे आपने पूरी तरह से बचना है। अब कुछ और टेस्ट ऐसे और हैं जिनकी वजह से किडनी को नुकसान होता है। जैसे मान लो कि हमने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करवा रहे हैं, स्टंट डालना पड़ रहा है, किसी भी कारण से क्लॉट हो गया था। तो जब हम ये स्टंट डाल रहे होते हैं तो एक वायर डाली जाती है। अब इस वायर को बॉडी के अंदर जा रही है। अब ऐसे हम देखेंगे कि कैसे कि वो कहाँ तक पहुँची, क्या वो अब जहाँ पे हमारा क्लॉट जमा हुआ है वहाँ तक पहुँची नहीं पहुँची। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड में फिर दोबारा से एक इंक डालते हैं जिसको हम मशीन से ऊपर से देख रहे होते हैं कि हमारा वायर, गाइडेड वायर कहाँ तक पहुँच गई। तो इस प्रोसेस के अंदर भी किडनी को डैमेज होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो हमें लगता है कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट वो नुकसान पहुंचा देते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट को। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खाना, उठना, बैठना बहुत कुछ बदल जाता है। तो जो टेस्ट आपने नहीं करवाने या जिनको करवाने से आपने बचना है वो आपकी लिस्ट पे है, आपकी स्क्रीन पर है। अब एक और मेडिसिन होती है जिसको हम बहुत कॉमनली खा रहे होते हैं, वो है गैस की गोली। अब लोग, कुछ लेडीज़ होती हैं घर में, उठती हैं, सुबह उठती हैं, ये गैस की गोली खाएंगी, फिर काम करना शुरू करेंगी। अगर वो नहीं खाएंगी तो उनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये उनकी हैबिट होती है कि रोज़ सुबह खाली पेट एक गैस की गोली खानी है। बट आप सभी को ये नहीं पता होगा कि वो गैस की गोली कुछ सालों के बाद आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट हैं उन्हें गैस की गोलियों से बचना चाहिए। जो नॉर्मल इंसान है उनको भी गैस की गोलियों से बचना चाहिए। गैस हमें तब बनती है जब हमारा पूरा पेट साफ़ नहीं होता। तो पूरा पेट साफ़ करने के लिए हमें अपने खाने के अंदर फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब फाइबर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे मल में फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा पचता नहीं है, तो वो एज इट इज़ बाहर आता है। बट जब वो बाहर आता है तो वो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता हुआ आता है, पेट पूरा साफ़ होता है, गैस नहीं बनती है, सिर में दर्द नहीं होता है। जिन लोगों के घर में ये गैस की गोलियाँ खाई जाती हैं उनके घर के अंदर में कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा तला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं। खाने के अंदर सब्जियों की वैरायटियाँ कम होती हैं, आलू प्याज ज़्यादा खाते हैं, टमाटर ज़्यादा खाते हैं। बट जो बाकी सब्जियाँ हैं, घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैंगन, टमाटर, भिंडी, गाजर, मूली, वो कुछ नहीं होता। एक ही सब्जी बार-बार आई जा रही है, 4 सब्जियाँ वही बस रोज़ आ जाती हैं, वही बना लेते हैं, वही खा लेते हैं। तो आपने अपने खाने के अंदर सब्जियों की प्रकार की मात्रा बढ़ानी है। हफ्ते के अंदर कम से कम 12 से 20 टाइप की डिफरेंट टाइप की सब्जियां आपने पूरे हफ्ते में कंज्यूम करनी है। अगर आप एक ही टाइप की सब्जी खाते जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स की कमी तो होगी, थायराइड वायराइड वाले इशू भी होंगे और आपका पेट भी साफ़ नहीं होगा। जिन सब्जियों को हम कद्दूकस करते हैं, गाजर, मूली, प्याज, गोभी, उनकी मात्रा आपने अपने खाने में बढ़ानी होती है, क्योंकि फाइबर 2 टाइप का होता है, एक है सॉल्युबल फाइबर, एक है इनसॉल्युबल फाइबर, और दोनों ही हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे इंटेस्टाइन्स हेल्दी हैं तो गैस एसिडिटी की दिक्कत देखने को नहीं मिलती। जब हमें गैस एसिडिटी की दिक्कत देखने को नहीं मिलती तो हमें गैस की गोली भी नहीं खानी पड़ती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है चाय। नॉर्मल इंसान क्या करता है, खाना खाया उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती आ रही, चाय पी ली। खाने के जस्ट बाद जो चाय पीता है उसे गैस एसिडिटी की दिक्कत बनी रह जाती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आज के बाद, खाने के बाद चाय, कॉफ़ी बंद कर दो। जब तक पीते रहोगे पेट हमेशा ख़राब रहेगा, गैस एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पेशेंट से, किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलके ज़रूर जाएँ, उनकी रिपोर्ट ज़रूर देखिए, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन को डाउन करना इकलौता रास्ता होता है जहाँ पर हम डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। तो रवीना जी, मुझे ये बताओ, ये जो किडनी की दिक्कत थी कब शुरू हुई थी आपकी? 5 महीना पहले हुई थी सर। मार्च मार्च 2024? हाँ 24 में। अच्छा, तब क्या लेवल था, क्या दिक्कत हो रही थी? मेरे को कुछ नहीं, कमजोरी महसूस हो रही थी तो दिखाने गए थे, देखा है बीपी कम नहीं हो रहा था। बीपी कम नहीं होता? बीपी हाँ। कितना हाई आ रहा था आपका? 180 तक आ रहा था। नीचे वाला? टेबलेट खाने के बाद नीचे वाला भी बढ़ ही आ रहा था। नीचे वाला भी बढ़ा हुआ था? हाँ। कितना था, कुछ याद है? नहीं, कुछ याद नहीं है उसके। अच्छा, और तब क्रिएटिनिन लेवल कितना था मार्च में? 4 था शायद। 4? हाँ। फिर वो बड़ा घटा, क्या हुआ दवाई देने के बाद? बढ़ते ही गया, जितना इलाज चला उतना ही बढ़ा मेरा। और 4 से कहाँ पहुँच गया था वो? 11 तक पहुँच 11 गया तक पहुँच गया था। हाँ। और 11 कब पहुँचा था वो? 11 मई जून में पहुँच गया था। जून में। और यहाँ पे कब आए? जून से ही जहाँ शुरुआत करी और सर। अब कितना लेवल है? अब 4 पॉइंट आ गया है। तो 11 से 4 पर हम आए हैं हाँ 2-3 महीने में। हाँ सर। अब शरीर में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है।
खुजली चलती थी तो वो भी बंद हो गई। खुजली चलती थी, बंद हो गई। हाँ। खुजली तो इसलिए चल रही थी क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल हाई जब भी होता है ना तो खुजली चलती है। हाँ खुजली भूख लग रही थी उस टाइम में? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उस टाइम डॉक्टर क्या बोलते थे, क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस की बोल दी थी डॉक्टर ने, उसी दिन बोल रहे थे आज ऑपरेशन करवा जाओ आप, हाँ, और बंसल में जाके डायलिसिस कर। डायलिसिस करवाने के लिए बोल रहे थे, तो करवाया क्यों नहीं? नहीं करवाया सर, आपसे मिल ली है तो। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, 11 का लेवल था, इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे थे डायलिसिस करवाने के लिए। बट अब ज़रूरत नहीं है, जरूर। अब लेवल इतना कम है कि आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको बीपी भी ध्यान रखने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि है किडनी आपका बीपी से ख़राब हुआ है, सिकुड़ गया है थोड़ा सा, तो हाँ। अब हमने उसको थोड़ा सा काम उसका अच्छा कर दिया है, हाँ। तो लेवल तो डाउन है, बट अभी बीपी का ध्यान आपको अभी भी रखना पड़ेगा। ठीक है अगर सर। बीपी बढ़ता है तो किडनी पे जोर जाएगा, किडनी पे जोर जाएगा तो मतलब क्रिएटिनिन दोबारा से बढ़ेगा। सर ब्लड कम है उसके लिए। ब्लड का आपका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 7.3 चल रहा है आपका, हाँ। तो आपको मैंने इस बार एक टैबलेट दी है, उससे ठीक आपको है ना सर। ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। तो इंजेक्शन आपका चल रहा है हाँ ना? सर, हाँ। उसके साथ एक टैबलेट वो लगा दिया है, ठीक है सर। आपका सेट हो जाएगा।